कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं हमारे छोटे भाई और तमाम समाजवादी लड़ाइयों में से निकल कर आए, उभर कर आए हमारे छोटे भाई महेंद्र यादव जी गोरखपुर की सरजमी से, जहां इस प्रदेश के मुख्यमंत्री का जिला है, उस जिले में समाजवादी पार्टी की लड़ाई लड़ने वाले मौजूदा यूथ ब्रिगेड के जिला अध्यक्ष भाई इफ्तार खान साहब इस गोरखपुर विश्वविद्यालय में, जहां हर वक्त मुख्यमंत्री की नजर रहती है, ऐसे विश्वविद्यालय में हमारे समाजवादी छात्र सभा की लड़ाई लड़ने वाले और वहाँ के छात्र नेता भाई हमारे साथ प्रदेश में हमारे संगठन में हमारा साथ निभाने वाले और तमाम समाजवादी आंदोलनों में पुलिस की लाठियां और डंडा झेलने वाले भाई ओम यादव जी और तमाम साथी जो हमारे साथ लखनऊ से चल कर आए हैं, समाजवादी पार्टी के विधानसभा के माननीय अध्यक्ष जी और कार्यक्रम के आयोजक भाई रंजीत यादव जी। बहुत सारी बातें मुझसे पूर्व हमारे वक्ताओं ने कही और सभी नौजवानों ने कही। मैं आप सभी को अपनी बातों से जोड़ता हुआ अपनी बात शुरू करता हूं। मैं रंजीत जी को बधाई देना चाहूंगा कि इस किसान घेरा कार्यक्रम साथ साथ नौजवानों की बड़ी संख्या जो यहाँ पर मौजूद है, आप सबको भी बहुत बधाई देना चाहूंगा। ये नौजवान इधर आ जाओ, थोड़ा सा आप लोग। रंजीत इधर आ जाओ भाई, इधर आ जाओ। ए तुम लोग इधर आ जाओ। ये सब लोग बैठ जाइए, थोड़ी देर सब लोग बैठ जाइए। अच्छा कार्यक्रम, ज्यादा समय नहीं लूंगा, मुझे पता है आप काफी देर से इंतजार कर रहे हो। बैठ जाओ सब लोग, बैठ जाओ। ठीक है 10 मिनट और। आज जो ये दिल्ली नजर आ रही है, आज जो ये दिल्ली नजर आ रही है, जो अपनी बुलंदी पे इतरा रही है, जरा इसके गमलों के फूलों को सूंघो, खूने गरीबी की बू आ रही है। मेरे नौजवान साथियों, यहाँ किसान भी मौजूद है, क्योंकि किसान अन्नदाता है, हमारा पिता है, जिसने सिर्फ हमारे पेट को भरने का काम नहीं किया, बचपन से हमें पाल कर इतना बड़ा करने का भी काम किया। किसान वो अन्नदाता है जो मौसम की मार को झेलता हुआ, बरसात के गहरे पानी को झेलता हुआ, गर्मी की चिलचिलाती धूप को झेलता हुआ और इस ठंडक की कड़कड़ाती ठंड को झेलता हुआ भी आप सबके घरों तक अन्न पहुंचाने का काम करता है। हमारा दुर्भाग्य है कि देश और प्रदेश में एक ऐसी सरकार है जो इन किसानों के खिलाफ कानून लेकर आई और उन कानूनों को लेकर हमारे नौजवान साथियों ने बातें की हैं। ओम भाई भी कानूनों को बता रहे थे। 3 कानून बनाए गए, जिसमें पहला कानून एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है, हिंदी में कहें तो आवश्यक वस्तु अधिनियम है। 1955 में कानून के तहत सरकार ने सिस्टम बनाया था, ये तरीका लागू किया था कि कोई भी जो जरूरी चीजें हैं उनकी जमाखोरी नहीं कर सकता। लेकिन इस सरकार में पहली कानून के तहत ही इस जमाखोरी पर लगने वाली पाबंदी हटा ली। मतलब अब जो पैसे वाला है अपने गोदामों में गेहूं, चावल, ज्वार, भाटा, मक्का, सरसों का तेल, तिल का तेल, पिपरमिंट का तेल, जो भी खेती से आने वाले उत्पाद हैं उनका भंडारण कर सकता है। दूसरा कानून बनाया और ये कहा कि पहले जो एपीएमसी एक्ट था, मतलब मंडियों के अंदर इन कृषि उत्पादों को खरीदा जाता था, अब इसके बाहर भी खरीदा जाएगा।
तो हम ये पूछना चाहते हैं, किसान तो अपना थोड़ा बहुत गेहूं बाहर भी बेच लेता था। बताओ 2-4 कुंटल अगर किसी को देना हो तो आप बेच लेते थे, नहीं बेच लेते थे। इन्होंने कहा कि हम इस एपीएमसी एक्ट को हटा रहे हैं और इससे किसान जो है अपना अनाज कहीं भी बेच सकता है। तो भाई थोड़ा बहुत तो पहले भी बाहर बेच सकता था, लेकिन जो मजेदार बात है वो समझनी यह है कि ये सारे कानून पूंजीवादियों को, पैसे वाले लोगों को बनाने के लिए बनाए गए हैं। जो तीसरा कानून है जिसमें मूल्य का आश्वासन और किसान का सशक्तिकरण, मतलब आपको किसानों को मजबूत करने वाली बात कही गई है और मूल्य के आश्वासन की बात की गई, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात बता रहे थे। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात मतलब ये जो आपका खेत है, इस खेत को पहले से ही कोई पूंजी वाला आकर आपसे तय करेगा, इसमें लगने वाली सरसों हम 20 रुपए प्रति कुंटल के हिसाब से खरीदेंगे। आप इस खेत में सरसों लगाओ और सरसों को हम खरीदेंगे। अब बात क्या है, उस बात को समझिए। ये तीनों चीजें एक से जुड़ी हुई हैं। जो पैसे वाले लोग हैं, जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, और बहुत ज्यादा पैसा जिनके पास है, उनकी बड़ी कंपनियां, अंबानी और अडानी जैसे लोग, वो क्या करेंगे? वो आपकी कुर्सी में यहाँ आएंगे, आपके विधानसभा में, गांव में जाएंगे और कहेंगे कि जितनी सरसों बोई है बताओ 20 रुपए प्रति कुंटल के हिसाब से हम आपसे पहले से तय करते हैं। तय कर लिया। ये पहले एक कानून का सहारा लेकर आपसे वो खेती का पैसा तय करने का अधिकार पाते हैं। फिर जो दूसरा कानून है जमाखोरी वाला, जो उससे सरसों निकला, उस सरसों को अपने बड़े गोदाम में जितनी चाही सरसों निकली, सारी की सारी सरसों जो है उस गोडाउन में जमा कर ली। और जब 5 महीने बाद तेल का दाम बढ़ा, खली का दाम बढ़ा, तब सरसों अपने रेट में बेची। और जो एक कानून में कहते हैं कि ये जो फसल है उसे आप मंडी के बाहर बेच सकते हो, उसी कानून के तहत आप जानते हो कि यहाँ आप सरसों का तेल लो गांव में तो सस्ता बिकेगा, लखनऊ में और महंगा बिकेगा, आप दिल्ली चले जाओ और महंगा बिकेगा। तो आपका सरसों खरीद कर ये दिल्ली में ले जाके बेचेंगे, तब 20 रुपए वाली किलो बिकने वाली के जो सरसों है वो 100 रुपए में हो जाएगी, 200 रुपए में हो जाएगी। लेकिन किसान का कोई नियंत्रण नहीं रहेगा। किसान चूंकि अपनी फसल बेच चुका होगा, तो सारे की सारी सरसों पैसे वाले लोग दिल्ली ले जाकर बेचेंगे और अपने भाव में बेचेंगे। ये बात थोड़ा कम समझ में आएगी। लखनऊ के पास हैं आप, पिक्चर देखने जाते होंगे नौजवान सारे, यहाँ पर जाते हो नहीं जाते हो? वहाँ पॉपकॉर्न मिलता है, जुनरी समझ रहे हो? लावा जुनरी बिकती नहीं बिकती है। कै रुपए डिब्बा मिलत है? 100 रुपए में है, 150 रुपए में है, जत्ता बढ़ा लो 200 रुपए में है। और जुनरी कै रुपया कुंटल है? 800 रुपया। 8 रुपया किलो तो 800 रुपए कुंटल है कि नहीं है? 1 कुंटल जुनरी यहाँ रखो और उमा से 1 मुट्ठी निकालो। 1 मुट्ठी से ज्यादा जो पिक्चर हॉल में मिला थे उससे ज्यादा तो उमा नहीं होते। जो पॉपकॉर्न कहे थे जी का, उससे ज्यादा तो नहीं होते। कितने रुपए मिली? 100 रुपए में। 100 रुपए में भैया 50 रुपए काट दो, हम क्या करें? और बड़े वाले डिब्बे तो 200 रुपए के भी मिलते नहीं मिलते। उसमें अगर आप 50 रुपए काट दो, आधी कीमत कर दो, तो 1 मिट्टी की कीमत 50 रुपया हो गई नहीं हो गई? तो अगर 1 कुंटल जुनरी से 1 मुट्ठी निकाल कर 50 रुपए रखो, हमका लागत प्रति कुंटल 7-8-10 हजार रुपए प्रति कुंटल हो जाएगी। होनी चाहिए नहीं होने चाहिए? और मिलता कितना है? 800। और किसान जब ले जाकर मंडी पर अपना धान खड़ा करता है तो पुलिस वाले आके डंडा चलाते नहीं चलाते हैं? सारा डंडा किसानों पर चलता है। आपने नोटबंदी की, और नोटबंदी में अगर सबसे ज्यादा किसी पर डंडा चलाया तो इन्हीं किसानों पर चलाया। नहीं बताओ मैं गलत कह रहा हूँ? दोनों पर डंडा मारा जा रहा था, नहीं मारा जा रहा था। गरीब आदमी अपना ही पैसा जब बैंक में निकालने पहुंचा तो ये पुलिस वाले लोग लाठी डंडा लेकर खड़े हो गए, लाइन सीधी करा रहे थे। और जो पैसे वाले लोग थे
जो बहुत बड़े धन्ना सेठ थे, उनका पैसा बताओ घर बैठे बदल गया कि नहीं बदल गया? मैं गलत कह रहा हूँ? लुटेरी सरकार की लुटेरी कार्यक्रम में आए हैं, लुटेरी सरकार की लुटेरी योजनाएं हैं। आप बताओ, नोटबंदी की और कहा कि सारा आतंकवाद खत्म, सारा नकली रुपया खत्म, सब कुछ बेईमानी खत्म। कुछ खत्म हुआ? नहीं खत्म हुआ। हाँ, यूं जरूर हुआ कि पहले 100 रुपए में दरोगा मानत रहे, अब 200 रुपए में मानत भैया। सही बात है। और ज्यादा थोड़ा बड़ा मामला हो तो गुलाबी नोट खोज रहा नहीं खोज रहा। ऐसे लोग हैं ये, इनको किसान से कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं, तो फंस गए। ये किसान कानून कब लेकर आए? जब पूरे देश में कोरोना की महामारी फैली हुई, हर आदमी डरा हुआ था, सोच रहा था मरे कि जी जाएंगे, क्या हो जाएगा। पूरे देश में आप पता करो, हम लोग तो पड़ोस महमूदाबाद के रहे वाले हैं, कहां से हमारे गांव के लोग आ रहे थे, पटियाला से चले आ रहे, पंजाब से चले आ रहे, चंडीगढ़ से चले आ रहे, बनारस से चले आ रहे, लखनऊ से चले आ रहे, बम्बई से चले आ रहे, गुजरात से चले आ रहे थे नहीं आ रहे थे? बताओ, ट्रकों में भूसा की तरह आदमी भर कर आया कि नहीं आया? साइकिल से दिल्ली से चले आए लड़के, छोटी छोटी गाड़ियों में, छोटे छोटे मैजिकों में 100 आदमी भर के चला आया, आदमी के ऊपर आदमी भर के चला आया। लोग अपने कंधों पर अपने बच्चों की लाश भी ढोए कि नहीं ढोए? बताओ। आपने देखा, वीडियो देखा होगा, छोटी छोटी बच्चे जो नंगे पांव थे, वो जब चलते थे सड़कों पर तो पांव नहीं रख पा रहे थे, इतनी गर्मी थी, इतनी गर्मी थी। छोटे छोटे 4-4 साल के बच्चे, 5 साल के बच्चे नंगी पैर सड़कों पर चल रहे थे। देश इतनी दिक्कतों में फंसा हुआ था और देश के प्रधानमंत्री जी को किसानों के बिल की पड़ी हुई थी। बताओ, गलत किया कि नहीं किया? गलत किया कि नहीं किया? ये धोखेबाज लोग हैं। और क्या कहे कि इससे किसानों की किस्मत संवर जाएगी। 120 से ज्यादा किसान मर गए दिल्ली के बॉर्डर पर। अगर आप इतने ही देश के हितैषी होते तो कभी उनके जाके बीच बैठकर पूछा होता कि बताओ भाई, क्यों मर रहे हो इस सड़कों पर, इस खुले आसमान के नीचे, जब इतना कम तापमान है, इतना ठंडा है, इसमें आदमी निकल नहीं सकता, आप खुली सड़कों पर क्यों बैठे हुए हो? क्यों नहीं देश का प्रधानमंत्री पूछना चाहिए था क्या नहीं चाहिए था? बताइए, एक हमारे योगी बाबा मंत्री है, मुख्यमंत्री जी है कि नहीं है? बताओ, उनको क्या उन किसानों ने वोट नहीं दिया? दिया कि नहीं दिया? आपको उन किसानों ने वोट दिया और आज वही किसान जब रोड के किनारे बैठे हैं, आप एक बार भी उनकी हालचाल लेने नहीं पहुंचे। बताओ, पहुंचे? क्योंकि आपको उनसे लेना ही देना नहीं। आपको तो ढप्पे में सरकार मिल गई कि नहीं मिल गई? और ढप्पे में आप मुख्यमंत्री भी बन गए। मुख्यमंत्री का नाम कहा था? गलत कह रहे हैं भैया, बताओ। ढप्पे में बन गए मुख्यमंत्री आपकी। अब आप तानाशाही चला रहे हो। किसान आंदोलन करे, पुलिस पे पकड़वा लाओ, छात्र आंदोलन करे, पुलिस से पकड़वा लाओ, आम आदमी आंदोलन करे, पुलिस से पकड़ा लाओ। अरे पुलिस के दम पे सरकार चलाते हो, ये 5 ही साल चला पाओगे, उसके बाद तुम्हें मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। लोग खड़ा होना जो है, खड़े होने में शर्मिंदगी महसूस करेंगे। बताओ क्या हालात हो गए। गरीब परिवार के बच्चे की यूनिवर्सिटी की फीस जाने भैया क्या होगी? बताओ, जो कोर्स पहले 800 रुपए में होते थे, 1500 रुपए में होते थे, 2000 में बीए होता था, अब 8000, 15000, 16000 रुपए में बीए कर। 16000 रुपए में गरीब किसान का बेटा कैसे पढ़ेगा? बताओ, हम गलत कह रहे हो? बाबा बैठे हैं बहुत दिन के। 1975 में यहाँ या 1980 में यहाँ गेहूं कै रुपया कुंटल रहा? 80 रुपया, 80-75 रुपए से ज्यादा रहा है का? 80 रुपए 75 रुपए ज्यादा कुंटल गेहूं नहीं था। और तब मास्टर की तनख्वाह कितनी रहे हैं? 70-80 ये बताओ बाबा। अरे 80-90 रुपए रहा हुई ना हुई? जो तनख्वाह 80-90 रुपए मास्टर की थी, उतने का 1 कुंटल गेहूं था। आज उस मास्टर की तनख्वाह कितनी है महीना? और किसान का गेहूं कितना है? जिंदाबाद। सरकार कहां से कहां पहुंची? बताओ, किसान को क्या मिला साहब, क्या मिला? कुछ नहीं दिया आपने। और किसान का हल्ला मचा रहे हैं इसलिए क्योंकि हम भी किसान के बेटे। बताओ, अगर किसान के बेटे के पास, किसान के पिता के पास
उसकी फीस भरने का पैसा नहीं आया तो कैसे पढ़ेगा? हम गलत कह रहे हो भैया, बता दो। और बताओ, पहले आपको अंदाजा नहीं था? पहले 1900 ज्यादा पीछे नहीं जाओ भाई, 1997-98 में मेडिकल कॉलेज में जो सरकारी फीस थी वो 700 रुपए थी महीना की। 700 रुपए महीना में पढ़ लो। कंपटीशन अगर पास करके गए हो तो सरकारी मेडिकल की फीस 700 रुपए महीना, और 700 रुपए हॉस्टल। 2000 में राजनाथ सिंह की सरकार आई, फीस हुई 17,000। आपके गोरखपुर में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था इसको लेकर। 17,000, 700 से 17,000, और अब कितनी है? अब तो 60-70 जी सर। और प्राइवेट कॉलेज की तनख्वाह, जो प्राइवेट कॉलेज है, जहां प्राइवेट कॉलेज MBBS करा रहे हैं, उनकी तो जो फीस है वो हो गई 15 लाख। बताओ, कोई गरीब आदमी अपने बच्चे का डॉक्टर बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। नहीं बना पाएगा। यही सोचना है आपको, यही समझाना है आपको। गरीब के हाथ से शिक्षा छीनी जा रही, गरीब के हाथ से। और आज गरीब का बेटा कैसे पढ़ेगा? स्कॉलरशिप बताओ, महेंद्र, बंद है कि नहीं बंद? बंद है। पूरे